हेलो दोस्तों, दिवस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक पॉलिटी का नया टॉपिक है जिसमें हम लोग अनुच्छेद, आर्टिकल्स और भाग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस हम लोग देखेंगे कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी, कितने भाग थे, कितने आर्टिकल्स थे, और वहीं आज की डेट में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियाँ हैं और कितने आर्टिकल्स हैं। साथ ही साथ हम लोग अनुसूचियों को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग आपको जितने सारे भाग हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस भाग में किस सब्जेक्ट को रखा गया है और उसका आपको किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक समझिए उसका विषय को रखा गया है, ये भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से या संविधान की दृष्टि से भी, ये भारत की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो आज आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ है जैसे मूल संविधान और प्रेजेंट, मतलब मूल में क्या था और प्रेजेंट में क्या है, यही हम लोग देखेंगे सबसे पहले। जैसे मान लीजिए कि भारतीय संविधान में जब आपको ये देश में भारतीय संविधान को लागू किया गया पूर्ण रूप से, जैसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उस समय जब लागू किया गया तो उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और भाग जो है वो 22 थे। भाग कितने हैं? 22 हैं। और वहीं आपको अनुसूचियों की संख्या जो है 8 हैं। लेकिन वहीं प्रेजेंट में आज के डेट में देखा जाए तो आपको भारतीय संविधान में अगर सीरियल की दृष्टि से देखा जाए, सीरियल की दृष्टि से देखा जाए तो 395 ही हैं। लेकिन आपको गणना की दृष्टि से देखा जाए, यानी टोटल उसको काउंट करके देखा जाए, तो आज के डेट में आपको आर्टिकल्स की संख्या 463 हो गई है। ठीक है, या उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन आपको 463 से अब हो गया है। वहीं भाग को देखा जाए, यानी भारतीय संविधान में आज डेट में भाग कितना है, तो यहाँ जैसे आपको 4 का क है, 9 का क, 9 का ख और ये 14 का क, यानी 9 के ख को सहकारी समितियाँ को ले लिया जाए तो आपको भारतीय संविधान आज के डेट में गणना की दृष्टि से, मतलब काउंट करके देखा जाए टोटल, तो यह इसकी संख्या जो है टोटल आपको 26 हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। लेकिन वहीं आपको सीरियल, यानी सीरियल में देखा जाए तो आपको 22 ही भाग हैं। फिर उसके बाद अनुसूचियों को देखा जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और आज के डेट में समय समय पर संविधान संशोधन करके यानी अनुसूचियों को बढ़ाया गया। और उस दृष्टि से आज के डेट में आपको भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो टोटल कितना हो गई है, तो 12 हो गई है। कितने हो गई है? तो 12 हो गई है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं डिटेल से कि भारत की जितनी सारी अनुसूचियाँ हैं उसमें क्या है। जैसे पहला है आपको राज्य एवं संघ क्षेत्र का उल्लेख। जैसे आपको पहली अनुसूची है, इसमें राज्य एवं संघ क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। आज के डेट में भारतीय संविधान में आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। मतलब है, पहले हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखे हैं कि आप लोग इस देश में, मतलब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आपको, मतलब इस देश में आपको 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कुछ समय के बाद आपको जैसे जम्मू कश्मीर है उसको 2 भागों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में। तब वो समझिए एक राज्य को हटाया गया तो आपको 28 राज्य हो गए हैं और इधर 7 से बढ़ के 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। फिर आपको कश्मीर कह रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के पास आपको दमन दीव और आपको दादर नगर हवेली है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस दृष्टि से आज के डेट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो वहीं 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो है आपको अनुसूची 1 में दिया गया है। आपको दूसरा अनुसूची जो है, इसमें वेतन, भत्ता एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। यानी भारत में जितने सारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे आपको राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, आपको लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, आपको राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष हो गए या उसके उपाध्यक्ष हो गए, आपको विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हो गए, आपको उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, ये सारे जितने सारे पदाधिकारी हैं, इन लोगों के
आपको वेतन भत्ता एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में। अब आगे है तीसरा, ये तीसरी अनुसूची है, इसमें शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। क्या? तो इसमें शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। भारत में जितने सारे पदाधिकारी हैं, मतलब जिसका शपथ ग्रहण होता है, उसका उल्लेख जो है ये आपको तीसरी अनुसूची में किया गया है। वहीं ये चौथी अनुसूची जो है, इस चौथी अनुसूची में आपको 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का, मतलब आज के भारत में 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का आपको समझिए कि राज्यसभा में उल्लेख है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्या होगा उसका उल्लेख किया गया है। और जैसे मान लीजिए यहाँ 3 ही क्यों दिया गया है, तो 3 ही इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत में आज डेट में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यह 3 का ही जिक्र इसलिए किया गया है कि भारत में 3 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके पास अपना विधानसभा है। तो वहीं आपको 28 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो है राज्यसभा में किया होगा, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। उसके बाद ये 5वीं अनुसूची जो है, ये 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और यहाँ छठा अनुसूची देखा जाए, ये छठी अनुसूची देखा जाए तो इसमें असम, मतलब भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के ही कुछ राज्यों को लिया गया है इसमें, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख इसमें किया गया है। उसी तरह ये 7वीं अनुसूची जो है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का बारे में उल्लेख किया गया है। यानी भारत देश को चलाने के लिए बहुत सारे विषय हैं जिस पे कानून बनाकर इस देश को आगे बढ़ाया जाए, इस देश में काम किया जाए। तो इस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची के द्वारा। इसमें जो है 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये संघ सूची में आपको मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ उसमें 97 सब्जेक्ट रखा गया था, लेकिन आज की डेट में वहीं आपको उसको बढ़ा करके 100 कर दिया गया है। यानी संघ सूची में मूल संविधान के समय 97 सब्जेक्ट थे और आज की डेट में इसमें 100 सब्जेक्ट हो गए हैं। उसी तरह यह राज्य सूची है, तो ये राज्य सूची में जो मूल संविधान था उसमें आपको 66 विषय रखे गए थे, मतलब 66 से आपको सब्जेक्ट रखे गए थे, लेकिन वहीं आज की डेट में ये 62 हो गया है। उसी तरह से ये आपको समवर्ती सूची है जिसमें 47 सब्जेक्ट को रखा गया है और आज रखा गया था मूल संविधान में, और आज के डेट में इसको बढ़ा करके 52 कर दिया गया है। यानी आपको संघ सूची में आज के डेट में 100 सब्जेक्ट है, राज्य सूची में आपको 62 है और समवर्ती सूची में आपको 52 सब्जेक्ट को रखा गया है। साथ ही साथ एक और चीज़ हम लोग जानेंगे, जैसे संघ सूची में जितने सारे विषय हैं इस पे कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ आपको केंद्र सरकार के समझिए कि आपको क्या है, हक है, इस पे उसी का अधिकार है कि इनमें जितने सारे सब्जेक्ट को रखा गया संघ सूची में वही इस पे अधिकार, मतलब आपको कानून बना सकते हैं। राज्य सरकार इस पे कानून नहीं बना सकते हैं, जो मतलब जो संघ सूची में विषय को रखा गया है इसमें, यानी संघ सूची में जो सब्जेक्ट है इसमें आपको केवल और केवल ये आपको केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वही आपको राज्य सरकार है, ये राज्य सरकार में जो जितने सारे विषय रखे गए हैं इस पे कानून बनाने की बात आएगी तो इसमें आपको आपको राज्य सरकार ही कानून बनाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति जब होता है, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें राज्य सरकार खुद कहती है कि केंद्र सरकार इस पे कानून बनाए, तो राज्य सरकार अगर पारित करती है तो केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है। यानी संघ सूची में जो विषय इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगा, और आपको राज्य सरकार में जितने सारे राज्य सूची में जितने सारे आपको सब्जेक्ट हैं इस पे राज्य सरकार तो कानून बनाएगी ही, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इस पे कानून केंद्र सरकार भी बना सकता है। उसी तरह यहाँ समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची में जितने सारे विषय रखे गए हैं इस पे कानून केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। यानी इसमें विषय जो है इस पे दोनों, यानी संघ और राज्य दोनों कानून इस पे बना सकता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए
कि समवर्ती सूची का कोई एक विषय है जिस पे केंद्र सरकार भी कानून बना दे और राज्य सरकार भी कानून बना दे, तो उस परिस्थिति में जब को केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, यानी इसी कानून को प्रीफर किया जाएगा। तो एक बार और देख लीजिए, संघ सूची में जो विषय है आपको केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में विषय जो है ये राज्य सरकार कानून बनाएगी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार चाहे तो इसके विषय पर संघ जो है मतलब केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उसी तरह ये समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची में जो विषय है उस पे कानून जो है केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन कभी ऐसा परिस्थिति आए कि आपको एक ही सब्जेक्ट पर आपको संघ सरकार भी कानून बना रही है और राज्य सरकार भी कानून बना रही है, मतलब बना दी अगर, तो उस स्थिति में आपको केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता मिलता है और उस पर काम होता है, वो आगे बढ़ता है। उसी तरह ये 8वीं अनुसूची जो है ये भारत में मतलब भारत की आपको भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। यानी जो मूल संविधान था तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को दिया गया था और समय समय से भाषाओं को बढ़ाते बढ़ाते आज के डेट में आपको टोटल 22 लैंग्वेज को इसमें जोड़ा गया है। यानी आज के डेट में भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये 8 अनुसूची जो है ये एक से लेकर यहाँ ये 8 अनुसूचियाँ जो है वो भारतीय संविधान में मूल ये अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो इसको 4 करके हम लोग याद कर लेंगे। जैसे एक में राज्य एवं संघ क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, 2 में यानी दूसरी अनुसूची में आपको वेतन भत्ता एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है, तीसरा में शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है और चौथा में 28 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में क्या होगा इसका किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। वहीं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। वहीं आपको 7वीं अनुसूची है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें 3 सूची को बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें इसमें 100 सब्जेक्ट हैं। संघ सूची में, राज्य सूची में 62 सब्जेक्ट हैं और समवर्ती सूची में 52 यानी 52 विषय हैं, जिसमें हमको संघ सूची के विषय पे संघ सरकार केंद्र सरकार कानून बनाएगी और राज्य सूची के विषय जो है इसमें आपको राज्य सरकार कानून बनाएगी। और ये अगर समझिए कि पारित करके ये बोले कि केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना दे तो आपको केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि संघ सूची के विषय पे केंद्र सरकार कहे कि आप इस पर राज्य सरकार को कि आप कानून बनाइए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस राज्य सरकार केंद्र को कह सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऐसा नहीं करती है। समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट है इस पर दोनों कानून बना लेते हैं। संघ सूची भी मतलब केंद्र सरकार भी कानून बनाता है और राज्य सरकार भी कानून बनाता है। ओके, और 8वीं अनुसूची है, इसमें आपको भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इंडियन लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है, जो मूल संविधान में 14 था और आज के डेट में ये कितना है तो 22 भाषा है। ठीक है, उसके बाद ये जितने सारी 4 अनुसूचियाँ हैं ये अनुसूचियाँ समय समय पर संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची मतलब पहला अनुसूची जो जोड़ा गया बाद में, तो इस संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख इसमें किया गया है। यानी प्रथम संशोधन भारतीय संविधान में सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ 1952 में, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और मतलब ये संपत्ति का अधिग्रहण का मतलब ये है, जैसे मान लें कि इस देश को चलाने के लिए बहुत से बड़े बड़े फैक्ट्रियों को मतलब बनाने के जब समय आया, कारखानों को बनाने का समय आया, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि सरकार को ज़मीन चाहिए थी। तो उस स्थिति में ये सरकार कानून बना करके उसको ज़मीन को लेकर के आगे काम अपना की और आगे बढ़ी। और इसका मतलब ये होता है कि जिस विषय को जिस मैंने कानून बना करके 9th शेड्यूल में वो डाल दिया जाता है तो लोग उसमें न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। और इसका फ़ायदा उठा करके राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है वो आगे बढ़ी। तो 9 में है संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। ये प्रथम संविधान संशोधन 1952 में हुआ, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आगे है 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों को रखा गया है। दल बदल से संबंधित प्रावधानों को इसमें रखा गया है, जो आपको 52वां संविधान संशोधन वो 1985 के द्वारा
85 में इस संशोधन को जोड़ा गया। मतलब इस संशोधन करके 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये दल बदल से संबंधित प्रावधान को आपको भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। तो पहला कब जोड़ा गया? 1952 में प्रथम संविधान संशोधन मतलब 9वीं अनुसूची को, और 10वीं अनुसूची को आपको 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। एक ये आपका अगला जो अनुसूची है जो आपको 11th है, 11वां अनुसूची है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए अधिकार इसमें दिया गया। क्योंकि भारत में पंचायती राज सिस्टम जो तो बहुत पहले से लागू कर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था, मतलब उसको राज्य के ऊपर दिया गया था कि आप चाहे तो समझिए कि अपने राज्य में पंचायती राज को लागू कर सकते हैं या नहीं लागू कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये ज़्यादा सफल नहीं हो सका, ज़्यादा उतना कार्यकारी नहीं हो सका। लेकिन उसी को मजबूत बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए आपको ये पंचायती राज संस्था जो है ये आपको 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ये कानून बना करके इसको एक शक्ति दी गई और राज्यों के लिए मतलब ये कंप्लीट ये बता दिया गया, ये बाध्यकारी किया गया कि हर हाल में आपको समझिए कि इस पे काम करना होगा पंचायती राज को। तो पंचायती राज जो सिस्टम जो है ये इसके कार्यों को, शक्ति को बढ़ाया गया आपको 11वीं अनुसूची के द्वारा, और उसको कार्य करने के लिए उसमें कुल 29 सब्जेक्ट को दिया गया, यानी 29 कार्यों पे ये काम कर सकते हैं। उसी तरह से 12वीं अनुसूची जो है इसमें शहरी क्षेत्रों के मतलब स्थानीय निकाय का समझिए कि आपको उसको शक्ति दिया गया 12वीं अनुसूची के द्वारा, और ये भी है आपको 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ये किया गया। यानी 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12वां अनुसूची को जोड़ा गया, और इसमें क्या है तो शहरी क्षेत्र मतलब स्थानीय निकाय को शक्ति दी गई थी। और इसको कार्य करने के लिए इसको भी आपको 18 विषय दिया गया था, यानी ये 18 विषय भी काम करता है। और पंचायती राज कितना तो 29 विषय पे काम करता है पंचायती राज। और इसका समझिए कि 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, और ये 12वीं अनुसूची मतलब आपको शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय का आपको 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरह से भारतीय संविधान में आज के समय में आपको इसमें कितना है तो 12 अनुसूची है। आप इसको 4-4 करके याद कर लें, एक यहाँ से यहाँ तक याद कर लें, एक यहाँ से और इसको। आइए हम देखते हैं भारत में अब कौन कौन से भाग हैं, मतलब कितने भाग हैं। तो हमने इससे पहले भी चर्चा की है इस पे कि भारत में आपको 22 भाग हैं, मतलब मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन आज के डेट में लगभग आपको 26 यानी क्या हो गए हैं भाग हो गए हैं। और इसको ये सहकारिता समितियों को ले लिया जाए तो साथ ही मतलब देखेंगे इसमें कौन कौन से आर्टिकल भी आते हैं। तो आइए भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में ये पहला भाग जो है इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। क्या है यानी पहला भाग जो है इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र को दिया गया है, और इसका आर्टिकल जो है ये 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल में ये है, यानी पहला भाग। ठीक है। उसी तरह से भाग 2 है जिसमें नागरिकता के विषय को रखा गया है, सिटीजनशिप को रखा गया है, और ये जो है आर्टिकल 5 से 11 तक है। ठीक है। और ये तीसरा भाग जो है जिसमें मौलिक अधिकार है, ये आपको आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। और ये चौथा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। ठीक है। तो पहला क्या है संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक है। और दूसरा जो है ये नागरिकता जो है भाग 2 में नागरिकता जो है ये आर्टिकल 5 से 11 तक है। उसी तरह तीसरा भाग में जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंतर्गत ये आता है। और ये चौथा भाग जो है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। वही जो 4 के क जो है ये आपको
ये जो है ये बाद में जोड़ा गया है, ये बाद में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को, जिसमें ये आर्टिकल अकाउंट के क में इसको रखा गया है, मतलब ये बाद में जोड़ा गया। ये तो 4 आपका मूल है, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया 1976 में। आगे है आपको 5 यानी भाग 5 में जो है संघ को दिया गया है। किसको दिया गया है? संघ का, यानी संघ का जिक्र इसमें किया गया है, और इसके लिए आर्टिकल 52 से लेके 151 तक दिया गया है। मतलब द यूनियन जो है, संघ जो है, ये आपको आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? ये 52 से लेके 151 तक है। तो इसको रिपीट कर लीजिए, 1 से 4 तक यहाँ से, 5 से 8 से लेके यहाँ से, ऐसे ऐसे करके देखिए। तो संघ में क्या है? आपको 52 से 51 तक है, आर्टिकल 52 से यानी 52 से 151 तक है। उसी तरह आपको ये राज्य जो है, आपको ये छठा भाग जो है, इसमें राज्य का उल्लेख किया गया है। राज्य मतलब द स्टेट जो है, ये आपको आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक रखा गया है, मतलब 237 तक रखा गया है। ओके। 7वीं भाग जो है, इसमें क्या है कि प्रथम अनुसूची के भाग ख को राज्यों का मतलब जो बारे में है उसको निश्चित किया गया, मतलब रिपील कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। तो ये कब हटाया गया है? तो आपको 79th संशोधन, 79th नहीं, ये 7वां संशोधन जो है, ये 7वां संशोधन 1956 के द्वारा इसको हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस 7वें भाग मतलब भाग 7 में जो सब्जेक्ट है उसको रिपील कर दिया गया है। भाग 8 जो है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख मतलब इसमें दिया गया है, और इसका जो आर्टिकल है ये 239 से लेकर 242 तक है, यानी 239 से 242 तक इसका जिक्र किया गया है। ठीक है। वहीं आपको 9वीं अनुसूची है, 9वीं भाग जो है, ये 9वीं भाग में पंचायत का जिक्र किया गया है। 9वीं भाग में पंचायत का जिक्र किया गया है, और इसमें आर्टिकल जो है ये 243 से लेकर के 243 ओ तक दिया गया है, मतलब 243 क से लेकर 243 के अण तक दिया गया है, यानी ए से ओ तक। और ये जो है आपको 73वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा ये जोड़ा गया था भारतीय अनुसूची में, हम लोग पढ़े अभी। आगे है कि 9 के क में क्या जोड़ा गया है? नगर पालिकाएँ को जोड़ा गया है, नगर पालिकाएँ को जोड़ा गया 9 की क में, यानी भाग 9 की क में क्या है? तो नगर पालिका है। और इसके लिए जो आर्टिकल जो है वो 243 त से लेके य तक या य 6 तक है। ठीक है, मतलब यह क्या से त से य तक, और फिर आपको य से 6 तक है दिया गया है नगर पालिका में। वहीं आपको सहकारी समितियाँ जो है, जो 9 के क में आता है, भाग 9 के क में जो आता है, इसको 243 यह ज से लेकर के यह तक दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ के 9 के यानी भाग 9 है, इसके 2 भाग हैं, एक नगर पालिका, एक सहकारी समितियाँ, एक मेन 9 तो है जिसमें पंचायत को रखा गया है। आगे ये है, ये भी नगर पालिका भी जो है हम लोग भी पीछे पड़े हैं, तो क्या है 74वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा भी इसको जोड़ा गया था। ये 10वीं भाग जो है, ये भाग 10 है, इसमें अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में इसको बताया गया है। और ये आर्टिकल जो है 244 से लेके 244 क तक इसका जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 244 से 244 के क तक इसका जिक्र किया गया है 10वीं भाग में अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र का। वहीं 11वीं भाग जो है, भारतीय संविधान की 11वीं भाग जो है, इसमें संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है। क्या? संघ तथा राज्यों के मध्य जो है संबंध का उल्लेख किया गया है। ये आर्टिकल 245 से 263 तक, यानी 245 से लेके 263 तक इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और वहीं 12वीं भाग जो है, इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं तथा वाद का उल्लेख किया गया है, और इसके लिए आर्टिकल जो है आपको 264 से लेके 300 क तक दिया गया है। यानी
264 से 300 क तक ए तक दिया गया है। किसका? तो वित्त, संपत्ति और संविदाएं व वाद का। तो इस तरह से यहाँ से 9 से लेके यहाँ 12 तक इसको आप याद कर लीजिए। देखिए इसको एक बार में तो याद किया नहीं जा सकता, लेकिन इसको बाँट बाँट के याद किया जाए तो ये आराम से याद हो जाएगा। और एक और बात ये है कि स्टूडेंट के लिए मतलब पॉलिटी अगर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है याद करना। इसको ज़्यादा नहीं 2-3 बार इसको आप देख लें, अगर आप रिपीट कर लें तो सब याद हो जाएगा ये। उसके बाद 13वां भाग जो है, 13th भाग जो है यहाँ पार्ट जो है, ये 13वां भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का उल्लेख किया गया है। इसके बारे में बताया गया है क्या? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का उल्लेख किया गया है और इसके लिए संविधान के आर्टिकल 301 से लेकर के 307 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। वहीं आपको भाग 14 जो है, 14th जो है, इसमें संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं का जिक्र किया गया है। संघ तथा राज्यों के बीच के अधीन जो है सेवाएं का मतलब उसका उल्लेख किया गया है और इसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 308 से लेकर के 323 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। फिर वहीं 14 की क में देखा जाए तो इसमें अधिकरण का जिक्र किया गया। एक चीज़ और देख लें हम लोग, जैसे संघ तथा राज्यों के अधीन जो है सेवाएं जो है, जो आर्टिकल 308 से 323 के बीच जिक्र किया गया है, इसमें 2 पार्ट हैं, 2 अध्याय बनाया गया है। 14वें भाग में इसमें 2 अध्याय बनाया गया है, जिसमें पहला अध्याय जो है सेवा, जो आर्टिकल 308 से 314 तक है, और उसका दूसरा अध्याय जो है लोक सेवा आयोग, जबकि आर्टिकल 315 से लेके 323 अर्थात आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक उसका जिक्र किया गया है कि किसका? तो लोक सेवा आयोग का। यानी दोनों अध्याय जो है इसी यानी संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं के वो अधीन है, उसके अंदर है ये। यानी 14वें भाग का 2 अध्याय बनाया गया है। उसी तरह 14वें क में जो है ये अधिकरण है, जो आपको अनुच्छेद 323 क के 323 के ख तक है ये, यानी 323 क से लेकर के यानी 323 ए से लेकर के 323 बी तक उसका जिक्र किया गया है अधिकरण का। वही 15वीं भाग जो है इसमें आपको निर्वाचन का उल्लेख किया गया है और ये निर्वाचन जो है आपको आर्टिकल 324 से लेकर के 329 क तक इसका जिक्र किया गया है। जैसे 324 से लेकर के 329 के क तक इसका उल्लेख किया गया है 15वीं भाग में निर्वाचन का। ठीक है, ये अभी भाग चल रहा है टोटल। उसके बाद ये 16वीं जो 16th जो भाग जो है इसमें कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है, यानी 16वीं भाग जो है इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। ये आर्टिकल 330 से लेकर के 342 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। तो इसको क्या किया गया, यानी कुछ वर्गों, यानी 16वीं भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का जिक्र किया गया है, जो आपको आर्टिकल 330 से लेकर के आर्टिकल 342 के बीच में है, यानी 330 से लेकर 342 के बीच में। वहीं आपको 17वीं आपको भाग जो है इसमें राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। 17वीं भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है और इस राजभाषा का मतलब आर्टिकल के देखा जाए तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में है, अर्थात 343 से 351 तक का इसका जिक्र किया गया है। वहीं 18वीं भाग जो है, ये 18वीं भाग जो है इसमें आपको आपात उपबंध, क्या तो आपात उपबंध का मतलब उल्लेख इसमें किया गया है। अब आपात उपबंध में जैसे वित्तीय आपात हो गया, वित्तीय राष्ट्रीय आपात हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, ये जितने सारे आपात हैं ये सब का आपात उपबंध में उल्लेख किया गया है, जो आर्टिकल 352 से लेकर के 356 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यहाँ 13 से लेकर के एक पार्ट यहाँ 16 तक याद कर लें और 17 से लेके कितना 20 तक याद कर लें यहाँ पे। तो क्या 18वां में क्या था, तो आपात पर उपबंध था, जिसमें आपको 352 से लेके 360 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। वहीं आपको भाग 19 जो है
भाग 19 में प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है, अर्थात मिसलेनियस का उपयोग किया गया है। मिसलेनियस उसमें बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा गया है जो आपको आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक का उल्लेख किया गया है, के बीच में उल्लेख किया गया है। जैसे मान लें कि 361 से लेकर के 367 तक इसका जिक्र किया गया है। वही आपको संविधान के भाग 20 जो है, इसमें संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है और यही संविधान संशोधन करके समझिए यहाँ पे जैसे ये 9वीं अनुसूची हो गई, 10वीं हुई, 11वीं 12वीं, या बहुत सारे समझिए कि आपको कानून भी बनाया जाता है संशोधन करके। तो इसी के द्वारा ये संविधान संशोधन करके ये सब काम किया जाता है। तो भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है और ये आर्टिकल 368 के द्वारा हुआ है। वहीं भाग 21 जो है 21 जो मतलब भाग है, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध का जिक्र किया गया है इसमें, और ये आर्टिकल 369 से 392 तक किया गया, अर्थात 369 से 392 तक इसका जिक्र किया गया है। किसका? अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। आगे है ये 22 यानी भाग 22 यानी सबसे लास्ट भाग है ये। इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ यानी हिंदी में प्राकृत पार्टिकल पाठ का जिक्र किया गया है। क्या किया गया है? तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ जो है उसका जिक्र जो है आर्टिकल आपको 393 से लेकर 395 के बीच में किया गया है, अर्थात 393 से 395 यानी लास्ट आर्टिकल तक इसको किया गया है। ये 463 आर्टिकल जो है ये सब इसी के अंदर में है, यानी इस आर्टिकल में सब आर्टिकल बना के सबको रखा गया है। ठीक है, अब एक नज़र यहाँ से हम लोग देख लें, ये कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए पहला है ये भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो हम लोग जानते हैं एक अंगीकृत किया गया, एक पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो जो अंगीकृत किया गया संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू मतलब अंगीकृत किया गया। किसके द्वारा? आपको संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो आपको भारत के लगभग इस दिन जो है ये 15 आर्टिकल को लागू भी कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। इस दिन संविधान सभा के द्वारा किया गया, तो आपको संविधान को अंगीकृत किया गया। उसी तरह से आगे जो है ये भारतीय संविधान कब लागू हुआ पूर्ण रूप से, तो आपको वही 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है संविधान निर्माण में लगा समय, तो कितना समय लगा संविधान को बनाने में। हम लोग जानते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो इसको बनाने में 2 बरस 11 महीना और 18 दिन लगे थे। 2 बरस 11 महीना और 18 दिन का समय लगा हुआ था संविधान का निर्माण करने में। आगे है कि भारतीय राष्ट्रगान कब अंगीकृत किया गया, तो भारतीय संविधान के द्वारा 24 जनवरी 1950 यानी 24 जनवरी 1950 को ये आपको अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान के द्वारा। राष्ट्रीय गान को, जनगण को 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद आपको जैसे भारतीय राज्य चिन्ह जो है जिसको अशोक स्तंभ कहा जाता है, ये 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा मतलब ये आपको संविधान के द्वारा उसको लागू किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया गया उसको। और वहीं भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है, जो शक संवत जो हम लोग के देश का है राष्ट्रीय पंचांग, ये आपको 22 मार्च 1957 यानी 57 को ये लागू किया गया देश में, उसको एक्सेप्ट किया गया था। कब? तो आपको 22 मार्च 1957 के द्वारा। ठीक है, वहीं आपको भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है, जो वंदे मातरम है, ये आपको 22 मार्च 1957 को ही इसको भी क्या किया गया, तो भारत के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। आगे क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय जैसे पशु हो गया, पक्षी हो गया और पुष्प हो गया। तो पशु में कौन है, तो बंगाल टाइगर बाघ है, और पक्षी में मयूर है पीकॉक, और आपको पुष्प में कमल है लोटस। तो एक बार और देख लीजिए, तो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान कब अंकित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और वहीं आपको
संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 बरस 11 महीना 18 दिन। ये सब क्वेश्चन जो है ये की पॉइंट्स है। ये सब क्वेश्चन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एग्जाम में इसको पूछ दिया जाता है डायरेक्टली, तो इसको जरूर देखेंगे आप लोग। वही भारतीय राष्ट्रीय गान जो है 24 जनवरी 1950 को, मतलब जिस दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया उसके 2 दिन पहले ही आपको क्या किया गया, इसको राष्ट्रगान को अधिकृत अंकित कर लिया गया। भारतीय राज्य चिन्ह जो है, जो अशोक स्तंभ है, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन आपको संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया उसी दिन इसको आपको एक्सेप्ट किया गया है। फिर आपको भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो शक सम्मत है वो 22 मार्च 1957 को, और उसी दिन एक और चीज़, राष्ट्रीय गीत को भी 22 मार्च 1957 को, ये दोनों एक ही दिन लागू कर लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय पशु में देखा जाए तो बाघ हो जाएगा, पक्षी में मयूर हो गया, पुष्प में कमल हो जाएगा। एक बार ब्रीफली इसको देख लेंगे। जैसे यहाँ क्या है, तो जैसे मूल में 395 और आज के डेट में भी 95 सीरियल से है, लेकिन टोटल काउंट किया जाए तो आपको 463 हो जाएगा। भाग 22 है, और आपको यहाँ वर्तमान में कितना है, तो 25 है। अनुसूची उस समय मूल में 8 था, आज के डेट में 12 है। ये सारे समझिए कि अनुसूचियाँ हैं, और किस में क्या है इसको हम लोग उल्लेख कर लिए हैं। विशेष रूप से ये जो है 9th 10th 11th और 12th, ये 4 हमेशा याद रखना चाहिए स्टूडेंट को इसके साथ में, और इसको थोड़ा सा देख लेते तो काम चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ और एक और चीज़, ये 7वीं जो है, सॉरी 7वीं जो है, ये कन्फर्म इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग समझिए कि संविधान के भाग के बारे में पढ़े हैं, तो भाग मूल रूप से 22 था और आज की डेट में 26 तक चला गया है अगर इसको ख को ले लिया जाए तो। लेकिन बुक में या कहीं भी लगभग 25 ही बताता है, लेकिन है नहीं, 26 तक ये कंप्लीट है। और इस सीरियल के हिसाब से तो 22 ही है, लेकिन इसमें सब भाग को बनाया गया है, सब पार्ट को बनाया गया है, तो ये टोटल होकर के आज डेट में आपको 26 तक चला जाता है। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।